वेलकम बैक गाइस। हम फिर से आ गए इस चैप्टर में। इसी चैप्टर के हम तीसरे पार्ट को कर रहे हैं, सीख रहे हैं गाइस। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने भी पिछली जो 2 सेशन गए हैं, 2 क्लासेस गई हैं, जो पिछली आपने 2 क्लासेस ली हैं, उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर लिया होगा। पहली चीज़ थी एडजेक्टिव वर्ड्स और नाउन के वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी बात थी हमारे जो एडजेक्टिव के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। मेनली हमें कहाँ फोकस करना होता है, वर्ब के ऊपर। वर्ब यानी वर्ब अगर वो इज एम आर यानी वर्ब, ये वाला वर्ब का सेक्शन होता है गाइस। अगर वो प्रेजेंट में है तो इज एम आर है, अगर वो पास्ट में है तो वॉज वर है। इसी तरह से हैज हैव के अंदर भी आपने देखा होगा ये वर्ब का सेक्शन है। ये जो है वर्ड है ये आपका वर्ब है, और यहाँ पर ये जो थ वर्ड है, थी वर्ड है, ये आपका वर्ब है। तो ये जो है और थी, आप देखते हैं यहाँ पर भी था, थी और है का सेशन जो है आपको यहाँ मिल जाता है। यानी कॉमनली वर्ड्स एक जैसे लगते हैं। तो आपको डिफरेंस कैसे करना होगा कि ये एडजेक्टिव का सेंटेंस है, ये नाउन का सेंटेंस है। इसके लिए आपको उससे पहले वाले वर्ड को देखना है से पहला वर्ड अगर नाउन है तो ये नाउन का फ्रेम है, और नाउन के फ्रेम का मतलब क्या होगा, वहाँ पर आपको हैज हैव से ही सेंटेंस को बनाने की कोशिश करनी है गाइस। और अगर वहाँ उससे पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव है तो फिर आपको इज एम आर से बनाने की कोशिश करनी है। अब इज एम आर और हैज हैव में तो डिफरेंस पता चल गया आपको, इज एम आर और हैज हैव में। इसी तरह से पास्ट बेस में वॉज वर और यहाँ पर हैड हो जाता है। तो ये आपका जो वर्ब का सेक्शन होता है, इस वर्ब के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। पूरी ग्रामर में मैंने आपको शुरू में बताया था, पूरी ग्रामर कहाँ है, आपकी वर्ब में है। अगर आपने वर्ब को समझ लिया तो पूरी ग्रामर क्लियर हो गई। और यहाँ पर भी आपको वर्ब पे ही ध्यान देना है। वर्ब यानी अगर ये हूँ है या फिर ये है लिखा होता मान लीजिए, तो आपको ये देखना है इस है का मतलब कब इज है, कब इसका मतलब हैज है, ये चीज़ देखनी होती है। अगर इस है से पहले नाउन है तो हैज आ सकता है या फिर हैव आ सकता है, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। और अगर इस वर्ब से पहले एडजेक्टिव है तो इज आ सकता है और आर आ सकता है। इज आएगा सिंगुलर के साथ और आर आएगा प्लूरल के साथ। तो इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बार और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने से पहले गाइस मैं इसका भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बता देता हूँ आपको, जो पिछली क्लास में रह गया था। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इसका तो आपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बता दिया, इधर तो आपने बताया नहीं। वेल गाइस ये बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से आप खुद में ही इसको कर सकते हैं। मैं ईमानदार नहीं हूँ, ये वाला सेंटेंस था। क्या मैं ईमानदार हूँ, ये इंटेरोगेटिव है। क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ, एम आई नॉट ऑनेस्ट। अब आप एम नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो नहीं आप बना सकते हैं, एब्रिविएशन से हम बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं एम नॉट, ऐसे करके नहीं बोलना है गाइस, ये गलत है। अगर आपको ऐसे बोलना है तो इसको आरंट बोलते हैं, आरंट। तो आरंट आई ऑनेस्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। या फिर अगर आपको आरंट वर्ड बोलना थोड़ा ऑड लग रहा है तो आप एम आई नॉट ऑनेस्ट करके इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। इस केस में भी वही, वॉज आई ऑनेस्ट तो वॉजंट आई ऑनेस्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं ईमानदार नहीं था, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। एनीवे गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आ गए, और नेक्स्ट क्लास का मतलब है हमने अब एजर्टिव तो सीख लिया। एजर्टिव का मतलब जहां हम कोई बात बताते हैं। अब हमारे पास एक सेक्शन और भी है जो है एक्सप्रेशन। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, एजर्टिव, एक्सप्रेशन। एजर्टिव के अंदर भी प्रेजेंट पास्ट है, एक्सप्रेशन के अंदर भी प्रेजेंट पास्ट है। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो इतने तो सेंटेंसेस आप खुद से बना ही सकते हैं और बोल भी सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सेंटेंस थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे अभी देखिए, एक ही सेंटेंस को देखिए, मैं ईमानदार हूं तो आई एम ऑनेस्ट बन गया। मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। अब मैं ईमानदार हूँगा, मुझे ईमानदार होना चाहिए, मैं ईमानदार हो सकता हूँ। ऐसे जो सेंटेंसेस हो गए इनके लिए आपको फिर एक्सप्रेशन बेस में जाना होगा। तो उसको पूरा का पूरा चैप्टर अब हम देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ और मैं उस चैप्टर को अब आपको क्लियर करूँगा कैसे आप उसको समझेंगे। मैं इधर भी इसको भी रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा रूम मिलेगा तो मैं ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको गाइस। और बहुत ही ध्यान से देखना है। और हर सेंटेंस के अंदर ये सेक्शन भी होते हैं 1 2 3 4 5, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसको भी आपको समझना होता है कि किस तरह का सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंसेस फ्रेमिंग में आपको मैंने बताया था सेंटेंसेस की डेफिनेशन। जब सेंटेंसेस का चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया था कि एजर्टिव, हमारे पास कौन कौन सेंटेंस होते हैं, एजर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एजर्टिव विद एक्सप्रेशंस। याद है आपको पिछली क्लास में? तो वही अभी हमने आज क्या करा, एजर्टिव यानी अफर्मेटिव नेगेटिव,
और इंटेरोगेटिव, दो तरह के पैटर्न कर लिए। तो यही दो होते हैं मेनली, इन्हीं दो में आपको सारे सेंटेंसेस बनाने आ सकते हैं। तो एक बार फिर से इसका ओवरव्यू लेते हैं, खास तौर पे उन स्टूडेंट के लिए जो अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को, कैसे उन्हें क्या सी चीज़ को सीखना है। हम हर तरह के स्टूडेंट का ध्यान रख रहे हैं। हम जानते हैं कुछ स्टूडेंट बहुत ही वीक होते हैं, उन्हें ये भी नहीं समझ में आता डोंट क्या होता है, डजंट क्या होता है, डू क्या होता है। तो हम उनका भी ध्यान रखते हुए इस क्लास को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे एक बार फिर से। अब हम कोई एक नया वर्ड ले लेते हैं, ईमानदार को हटा के कोई भी एक नया वर्ड ले लेते हैं। ये सारा फ्रेम मैंने अभी रब कर दिया आपके लिए गाइस। तो हम दो पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं। ये वाला पार्ट मेरा एडजेक्टिव का हो गया, ये वाला पार्ट मेरा नाउन का हो गया। हालांकि एक और सेक्शन भी है वर्ब का, तो जब हम वर्ब भी सीखेंगे तो हम इसको 3 पार्ट्स बना देंगे। वर्ड में हम 3 सेक्शन लेंगे एक ही फ्रेम में। इसको हम लेंगे एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव्स, और इसको हम लेंगे नाउन में। आपको मैंने शुरू में बताया था, पहली क्लासेस में बताया था कि एडजेक्टिव के फ्रेम में हम अक्सर एडजेक्टिव के वर्ड्स को हम अक्सर बी के साथ यूज करते हैं, और बी ही वर्ब से इज एम आर आया, वॉज वर आया, और आगे बी और बीन जो भी वर्ड्स हैं वो बी से यूज। तो अगर मैं आपको बताऊं कैसे होता है ये, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस। इसको बहुत सिंपली आप देख सकते हैं। बी को अगर आप प्रेजेंट में लेके जाते हैं, प्रेजेंट, तो ये इज, एम और आर हो जाता है। अगर आप इसको पास्ट में लेके जाते हैं तो ये वॉज और ये वर हो जाता है। अब इतने सारे वर्ड्स क्यों हैं? इज सिंगुलर के लिए, वॉज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, वर प्लूरल के लिए, और एम सिर्फ आई के लिए, तो इसीलिए इतने सारे वर्ड्स हो गए। फ्यूचर में या एक्सप्रेशन बेस में बी ही वर्ड जो है वो विल बी हो जाता है, विल बी। तो आपने ये तो पढ़ लिया अभी पिछली क्लास में, ये रह गया। इसके अलावा शुड बी, कैन बी, माइट बी, मस्ट बी, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको एक्सप्रेशन बेस में भी सीखने होते हैं, ये जरूरी हैं। तो अब हमने इनको तो समझ लिया, अब इनको और हमें समझना है ये कैसे यूज होंगे। तो आज की क्लास, अब की जो क्लास होगी इस सेक्शन में, हम यही चीज सीखेंगे। बी अगर एडजेक्टिव के लिए तो हैज, और हैव नाउन के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक ही वर्ड होता है, वो होता है हैव। अब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब इसी तरह से इधर भी प्रेजेंट है, पास्ट है और एक्सप्रेशन बेस है। प्रेजेंट में ये जो हैव वर्ड, ये हैव वर्ड हैज हो जाता है और हैव हो जाता है। पास्ट में यही वर्ड सिर्फ हैड रहता है, और फ्यूचर में या एक्सप्रेशन बेस में इस वर्ड को हम विल हैव बोलते हैं। विल हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, कैन हैव, इस तरह से। तो अब आप ओवरऑल इन दोनों को कंपेयर करें तो आप क्या डिफरेंस देखेंगे? यहाँ देखेंगे आप, यहाँ इज एम आर है तो यहाँ पर क्या है, हैज है। यहाँ पर वॉज वर है तो यहाँ पर क्या है, हैड। और यहाँ बी है, विल बी, शुड बी, कैन बी, माइट बी, तो वहाँ पर क्या है, बी की जगह हैव है। तो अगर आप देखें तो हैव वर्ड को ही हम लोगों ने मॉडिफाई किया है अलग अलग तरीके से, जो मैं पिछली क्लास में भी बता रहा था। और यहाँ पर बी वर्ड को ही हमने मॉडिफाई किया है, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता रहा था। अब आपने इसकी नेगेटिव में देखा था, तो नेगेटिव में हैज का नेगेटिव हो जाता है डजंट हैव, जो आपने पिछली क्लास में देखा है। और हैव में डोंट हैव, और हैड के पैटर्न में डिडंट हैव था। आई होप यू रिमेंबर। मैंने आपको बताया था फिर हैव ही रहेगा तीनों फ्रेम में। नेगेटिव का मतलब अगर उस सेंटेंस में नहीं आ जाए, तो ये चीज आपको समझ आई गई थी पिछली क्लासेस के अंदर। जबकि यहां पर नेगेटिव में नॉट आ जाता है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट और वर नॉट। डन गाइस। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमने ये तो सीख लिया, प्रेजेंट पास्ट ये तो समझ लिया। अब हमें ये सेक्शन को भी सीखना है, और इसके अंदर भी पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल में पास्ट सेक्शन में भी हमें इसके अंदर जाना होगा। तो कैसे देखेंगे? अब हम दोबारा से एक फ्रेम बना रहे हैं जिसके अंदर पिछली क्लास को भी लेते हुए चलेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। और आज ही क्लास में आपके 2 तरह के सेंटेंसेस कवर हो जाते हैं, एक नाउन और एक एडजेक्टिव। फिर आपका वर्ब रह जाता है सिर्फ। जैसे ही वर्ब भी क्लियर हो गया, आपका बेसिक कंप्लीट।
तो इसीलिए हम इस क्लास को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ से बहुत सेंटेंसेस बनते हैं। 10 से उतने सेंटेंसेस नहीं बनते जितने इस फ्रेम से बनते हैं। इन दोनों फ्रेम से आपके बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर भी उठाते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादातर इज, एम, आर, वॉज, वर और हैज़, हैव, हैड के सेक्शन से बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, क्योंकि एजर्टिव पैटर्न में किसी की क्वालिटी को और किसी की पोजीशन को, किसी के कब्जे को बताते हैं। तो मतलब ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो। एक बार मैं इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको और अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ। एडजेक्टिव और नाउन में एक और तरीके से इनका डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ गाइस, ताकि आपको और एक अलग एंगल से भी समझ में आ जाए क्लास। देखिए, आप एडजेक्टिव के सेंटेंसेस में क्या मेनली बताते हैं? आप बताते हैं क्या का क्वेश्चन क्या है, दूसरा कैसा है, तीसरा कहाँ है, स्थिति, यानी कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति कैसा है, कोई व्यक्ति कहाँ है। एग्जाम्पल, जब आप क्या का आंसर देते हैं तो क्या का मतलब उसका प्रोफेशन बताते हैं या उसका रिलेशन बताते हैं, क्या है वो, इस तरह से। कैसा है का तो या तो उसकी आपकी पॉजिटिव क्वालिटी बताते हैं, पॉजिटिव, या उसकी नेगेटिव क्वालिटी बताते हैं। कहाँ है तो यानी उसका प्लेस बताएंगे, वो कहाँ है इस समय। और जब आप प्लेस बताएंगे तो वहाँ पर प्रेपोजिशन वर्ड भी यूज होता है। प्रेपोजिशन में यहाँ पर एट, इन और ऑन का यूज होता है। गाइस, मैं इस चैप्टर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, एक अलग एंगल से भी समझा रहा हूँ आपको, हो सकता है आपको इस तरह से और जल्दी समझ में आए। प्रोफेशन का मतलब, जैसे मैं अपने आप को एग्जांपल देता हूँ। देखो, आप मेरा एग्जांपल देखिए। अब मैंने बोला मैं एक अध्यापक हूँ, तो देखिए क्या क्वेश्चन का आंसर हुआ, मैं क्या हूँ। अगर मैं इसमें लिख दूँ वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है, तो क्या है वो, अध्यापक है, तो क्या है का आंसर आया। तो इस वाले फ्रेम के लिए आपका बना है बी यानी इज, एम, आर, अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है तो वॉज और वर। यहाँ तो आप पढ़ चुके हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर तो आप पढ़ चुके हैं। तो वह एक अध्यापक है तो ही इज अ टीचर, तो आप हमेशा इसमें इज ही यूज करेंगे, ही इज अ टीचर। अब क्योंकि यहाँ पर टीचर वर्ड नाउन है, इसीलिए मुझे अ लगाना पड़ रहा है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। ठीक है। अब रिलेशन मतलब वह मेरा भाई है। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या है वो, क्या है या वो कौन है, कौन है कौन है भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। कौन है वो मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर। आपने देखा डिटर्मिनर्स माई यूज हो गया ब्रदर से पहले, इसीलिए मुझे आ लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर आ क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर नाउन यूज हो रहा था और वो भी कॉमन नाउन है जिसे हम प्लूरल कर सकते हैं, तो वहां पर आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। अब नीचे ब्रदर से पहले मैंने आ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डिटर्मिनर्स माई लग गया। अब जब माई लग गया तो फिर मुझे आ लगाने की जरूरत नहीं है। कोई एक वर्ड यूज हो जाए तो फिर आपको फिर आ लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ही इज माई ब्रदर, तो आप दोनों चीजें फिर से रिवाइज कर रहे हैं। अब ये प्रोफेशन क्लियर हो गया, ये रिलेशन क्लियर हो गया। अब वो कैसा है, वह ईमानदार है। ये है एडजेक्टिव का फ्रेम जो अब तक आप पढ़ रहे थे। वह ईमानदार है, वो कैसा है, वह ईमानदार है। अब आप चाहें तो उसकी नेगेटिव क्वालिटी भी बोल सकते हैं, वह पागल है, वह मूर्ख है, वह लापरवाह है, ये नेगेटिव क्वालिटी भी बोल सकते हैं आप उसकी। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये अभी हमने पीछे ट्रांसलेट किया, ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज केयरलेस। तो आपने देखा इस एंगल से भी आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश। अब अगला सेंटेंस, वह कहाँ है, तो अब मैं बोलूं वह घर पर है, तो देखना आप प्रेपोजिशन पर आ गया। वह ऑफिस में है, ऑफिस में है। अब देखिए फिर से आप में आ गया। इस तरह से जब आप प्लेस बोलते हैं, वह बस स्टैंड पर है, वो मार्केट में है, वो कहाँ है, वो छत पर है, कहाँ है, तो इस तरह से वो फोन पर है, वो रास्ते पर है, रास्ते पे मतलब ऑन हिज वे, तो ऑन आएगा। तो आप नोटिस करेंगे जब आप कहाँ हैं का आंसर देंगे तो वहां पर एट, इन, ऑन, इनमें से एक वर्ड आपको यूज करना ही पड़ता है।
तो इसका हम ट्रांसलेट करें वह घर पे है तो ही इज एट होम, और इसका ही इज इन ऑफिस। अब आप कह रहे होंगे मैंने ये सब क्यों लिखा है। अब आप नोटिस करिए मैंने क्यों लिखा है, ध्यान से देखिए। इन सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, और ये अलग अलग फ्रेम में इज के पैटर्न हो गए। इज के पैटर्न कौन से हो गए, एक पैटर्न हो गया नाउन, ये वाला हो गया नाउन का, नाउन में भी इज आता है। अभी तो आपने बताया नाउन में हैव आता है, अगर आप किसी को बता रहे हैं वो क्या है कौन है, उस सेक्शन में भी इज आता है, ठीक है। ये वाला फ्रेम जो है ये एडजेक्टिव का हो गया, देख रहे हैं आप गाइस, एडजेक्टिव यूज हो रहा है ना, ईमानदार, लापरवाह। ये वाला फ्रेम जो है ये भी नाउन का है बट विथ प्रेपोजिशन। तो आपको मैंने पीछे भी बताया था हमारे पास अदर के अंदर, अदर यानी जब आप एक सेंटेंस का रूल बनाते हैं, जैसे ये वाली क्लास किस रूल से चल रही है, कौन से रूल से चल रही है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर। और आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने अदर में क्या बताया था, अदर में क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। पहले मैंने बताया था अदर में नाउन हो सकता है, अदर में एडजेक्टिव हो सकता है, और अदर में नाउन विद प्रेपोजिशन हो सकता है, याद है आपको। और उसी के एग्जाम्पल है, देखो नाउन, ये रहा नाउन, एडजेक्टिव, ये रहा एडजेक्टिव, एंड नाउन विद प्रेपोजिशन, ये रहा नाउन विद प्रेपोजिशन। तो आई थिंक आपको अब ये चीज और समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव है क्या। यहां पर इज एम आर वॉज वर सिर्फ एडजेक्टिव के लिए नहीं है, इज एम आर वॉज वर कॉमन नाउन के लिए भी है। ये कॉमन नाउन तो होते हैं टीचर, टीचर्स, ब्रदर, ब्रदर्स, प्लूरल हो सकते हैं, ये कॉमन नाउन के लिए भी है। और यहां पर इज एम आर वॉज वर किसी प्रेपोजिशन वर्ड यानी किसी की स्थिति बताने के लिए भी है, वो कहां पर है। तो अगर आप कोई इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो सर्टन किसी क्वेश्चन का ही तो जवाब देते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा आप कैसे हो तो आपको क्या जवाब देना होगा, एडजेक्टिव में आंसर देना होगा। आप कौन हो तो आपको नाउन में जवाब देना होगा। आप कहां पर हो तो आपको प्रेपोजिशन यूज करके नाउन में आंसर देना होगा। तो बहुत सिंपल है, और इन्हीं चीजों को बनाने के लिए हमें बी को समझना होता है। ये बी के फॉर्मेट के सेंटेंसेस हो गए। अब अगर मैं इधर नाउन में आ जाऊं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, किसके पास क्या है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, किसके पास कितना है, दूसरा ये हो गया, किसके पास कोई कैसा है, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और कौन क्या रखता है, मतलब कौन क्या रखता है, किसके पास क्या है, ये एक ही बात है, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। कौन क्या रखता है, गाइस इसको आप थोड़ा और अलग तरीके से सीख रहे हैं। हमारे पास एक ही चैप्टर को पढ़ाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, क्योंकि एनालाइज जब हम कर लेते हैं तो मेथड्स बहुत सारे बनने लग जाते हैं। कोई एक ही तरीके से इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, बहुत अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कई बार स्टूडेंट को इस तरीके से जल्दी समझ में आता है। तो हम सब तरह के पैटर्न रख रहे हैं अपनी क्लास में, सब तरह से तो नहीं रख सकते। अगर मैं सब तरह के पैटर्न रख दूंगा तो मेरे ख्याल से आपको मेरी 100 से भी ज़्यादा वीडियोस देखनी पड़ जाएंगी, सिर्फ सिंपल फॉर्मेट को ही समझने में 100+ वीडियोस देखनी पड़ जाएंगी। लेकिन आप अभी हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ने वाले स्टूडेंट्स में से होंगे। आई एम श्योर मेरे कुछ लाइव लेक्चर्स भी आप लेंगे, तो उसमें भी मैं अलग अलग मैथड से इन चैप्टर्स को क्लियर करता रहूँगा ताकि आपको और ईजिली चीज़ें समझ में आए। तो मैं अभी देखो, कौन क्या रखता है, किसके पास क्या है। अगर मैंने बोला मेरे पास पैसा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे पास पैसा है। कौन क्या रखता है, कौन यानी मैं पैसा रखता हूं या मेरे पास पैसा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। दूसरा, किसके पास कितना है, मेरे पास हटा दो, मेरे 4 भाई हैं। अब मान लो दूसरा सेंटेंस ये है, मेरे 4 भाई हैं, यानी किसके पास कितना है, मेरे पास 4 भाई हैं। कितना में मतलब नंबर भी आ सकता है, कितना में क्वांटिटी भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला मेरे पास थोड़ा वक्त है, मेरे पास थोड़ा वक्त है, यानी किसके पास कितना है, मेरे पास है, कितना है, थोड़ा है, और क्या है, किसके पास कितना क्या है।
ये हो गया, किसके पास कितना क्या है, मेरे पास क्या है, वक्त है, और वो कितना है, थोड़ा है। तो ये पूरे सेक्शन जो है हैव संभालता है गाइस, वो बी संभालेगा, ये हैव संभालेगा। नेक्स्ट, किसके पास कोई कैसा है, ध्यान से देखिए, मेरे पास एक अच्छा अध्यापक है, एक अच्छा टीचर है। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, आप समझ लेंगे, मैं बोल भी रहा हूं वर्ड। मेरे पास एक अच्छा अध्यापक है, देखो किसके पास, मेरे पास कोई यानी अध्यापक, और वो कैसा है, अच्छा है। तो ये सारे फ्रेम के सेंटेंसेस हैव के फ्रेम में आएंगे गाइस। तो अभी आपने जो पढ़ा पीछे, उसमें तो सिंपल सी बातें थी, एडजेक्टिव नाउन तो है ही, एडजेक्टिव का फ्रेम बी का है और हैव का फ्रेम नाउन का है, ये तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन इनके सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, और वो किस क्वेश्चंस के आंसर्स में आएंगे। तो जब आप इनका आंसर देंगे तो आप देखना हैव ही बोलेंगे। जैसे मैंने बोला मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, ठीक है गाइस। मेरे पास 4 भाई है, तो आई हैव 4 ब्रदर्स। मेरे पास थोड़ा वक्त है, आई हैव लिटिल टाइम। मेरे पास एक अच्छा अध्यापक है, आई हैव अ गुड टीचर। अब आ क्यों लगाया, क्योंकि कॉमन नाउन आ गया, टीचर, दैट्स द पॉइंट। अब इस पूरे राउंड को मैं घुमाकर फिर से वही क्लास आपके लिए लेके आ गया, वही बी में और हैव में क्या डिफरेंस होता है। अब मैंने आपको जो पढ़ाया अभी, मैं जानता हूं ये 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से बार बार इन्हीं को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एक बार आपको एनालाइज हो जाए ना चीज क्या होती है, बी क्या है, हैव क्या है, ये एनालाइज होना चाहिए। क्योंकि ये 2 वर्ब्स नहीं है, ये 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं और इनमें हजारों लाखों सेंटेंसेस बनते हैं गाइस। इसीलिए इन दोनों पैटर्न को आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है हर एंगल से। जैसे ये क्लियर हो जाता है आपका, फिर आप आते हैं टेंस में। टेंस अभी शुरू नहीं होना चाहिए, टेंस से पहले इनको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि फिर टेंस के साथ इनको भी कंपेयर करना होगा आपको। टेंस का मतलब वर्ब के सेंटेंसेस, तीसरा चैप्टर हमारा वर्ब का है, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, अब वर्ब का है। तो वर्ब में और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको एक और एंगल दिया है कि कौन, क्या, कैसा, किसके पास। ये पास है या रखता है के सेंस में मैंने आपको बताया था हैव बोलते हैं, पास है रखता है के सेंस में हैव बोलते हैं, और सिर्फ है के लिए बी यानी इज एम आर यूज करते हैं। अब मैं आपको इनके और सेक्शन भी लेके चलता हूं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत एनालाइज करने के बाद ही पता चलती हैं। ये नॉर्मली आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी लिखी हुई, और शायद बहुत ही रेयरली कोई आपको इस तरह से पढ़ाएगा भी, क्योंकि मैं तो इतना जानता हूँ कि स्टूडेंट अगर इस तरह से पढ़ ले तो उसको कभी कोई डाउट ही नहीं हो सकता, उसकी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आप बताइए, इतनी सारी बातों को अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको ट्रिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कब लगाना है, कब कैसे लगाना है, सिंपली। और चीज़ें आसान पता है कब होती है, जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको ढेर सारे सेंटेंसेस दे देंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस दे देंगे, आप अलग अलग तरीके से उनकी प्रैक्टिस करते रहें, उन्हें बनाते रहे। आई एम श्योर जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा भी आएगा इन्हें बनाने में। फिर से हम आ जाते हैं अपने उसी पॉइंट पे। अब आप समझ गए एडजेक्टिव और नाउन में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, उनके वर्ड्स में भी समझ गए क्या डिफरेंस होता है, और उनके सेंटेंसेस में। और हमारा कोर्स 3 पार्ट से चल रहा है, आपको शुरू से याद होगा, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड देन टॉपिक्स। वर्ड्स में भी मैंने बहुत ज़्यादा आपकी क्लासेस ली हैं सिर्फ वर्ड्स को समझाने में। बार बार हर लेक्चर में, हर क्लास में मैंने आपको बहुत कोशिश से ये चीज़ बताई है कि भाई एडजेक्टिव ये होता है, नाउन ये होता है, और वर्ब ये होती है, ठीक है। अब आप सेंटेंस के फ्रेम से भी उसको समझेंगे कि एडजेक्टिव के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, नाउन के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, और वर्ब के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। तो ये जब अलग अलग फ्रेम में चीज़ों को सीखते हैं तब आपको फ़ायदा होता है। तो अब मैं आपको एक वर्ड से इन दोनों को फटाफट से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखिए, पहला हमारा पॉइंट था क्या, एजर्टिव।
एजर्टिव का मतलब फिर मैं बता रहा हूं आपको, कोई बात बताना, सिर्फ कोई बात बताना। और एजर्टिव इन प्रेजेंट बेस, तो पहला प्रेजेंट एजर्टिव, ये हो गया प्रेजेंट बेस। हमारे पास दो बेस हैं, प्रेजेंट बेस और पास्ट बेस। अब प्रेजेंट बेस में एजर्टिव, प्रेजेंट बेस में एजर्टिव, ऐसे पास्ट बेस में एजर्टिव, यानी कोई बात बताना। मैं लिख देता हूं, कोई बात बताना, बात बताना। और अभी पिछली क्लास में आपने इनकी फॉर्मेशन देखी, बात बताने में अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर बात पूछने में क्या वाला सेंटेंस आ गया, कोई बात पूछना हो, अगर कुछ पूछना हो तो इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव फ्रेम था। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं एडजेक्टिव का। अब आप एडजेक्टिव का भी ले सकते हैं, अब आप बी के फॉर्मेट के जितने सेंटेंसेस है वो ले सकते हैं। आप चाहें तो एडजेक्टिव का ले लें, आप चाहें तो नाउन का ले लें, नाउन यानी कॉमन नाउन का ले लें, या आप चाहें तो प्रेपोजिशन वाला भी ले सकते हैं। कोई भी एक सेंटेंस ले लो, तब आप उसके कितने फ्रेम बनते हैं, कितने पैटर्न और बन सकते हैं, वो चीज़ सीखते हैं। तो मैं कोई भी एक सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं लिखूँ मैं एक अध्यापक हूँ, वह एक अध्यापक है, वो एक पहला सेंटेंस था नाउन का। वह मेरा भाई है, वो दूसरा सेंटेंस था। और तीसरा था मैं ईमानदार हूँ, या वह लापरवाह है। ये सारे फ्रेम थे। तो अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख दूँ, वह अमीर है, वह अमीर है, छोटा सेंटेंस ले रहा हूँ ताकि सब में हम कवर कर सकें। अब वह अमीर है, और पास्ट बेस में क्या हो जाएगा, वह अमीर था। फिर वही बात, अब इसका नेगेटिव भी हो सकता है, वह अमीर नहीं है, क्या वह अमीर है, क्या वह अमीर नहीं है, वो आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं। अब क्या वह अमीर था, वह अमीर नहीं था, क्या वह अमीर था, क्या वह अमीर नहीं था, ये भी हो गया। अब अगर हम इधर आ जाएं नाउन बेस में, फिर वही बात, आपको इधर भी सीखना है प्रेजेंट बेस, और ये होगा आपका एजर्टिव, यानी एजर्टिव मतलब बात बताना। पास्ट बेस यानी कोई बात पूछना। ओह आई एम सॉरी, बात बताना पास्ट बेस में। इंटेरोगेटिव में हम कोई बात पूछते हैं, एजर्टिव में कोई बात बताते हैं। ये भी बात बताने में है, लेकिन पास्ट बेस में। तो वह अमीर है, ये आपने कर लिया, ही इज रिच। अब आप अ एंड द नहीं लगाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव का वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड से पहले अ एंड द नहीं लगाते। ही वॉज रिच, वह अमीर था। अब इधर मैं अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं सेंटेंस, उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा है। अब आपको पता चल गया, जब हम ऐसे बोलते हैं उसके पास पैसा है, तो वो हैज़र में आ जाता है, और उसके पास पैसा था। आप भी अपनी नोटपैड में इनको लिखते रहिए साथ में, और सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए। तो उसके पास पैसा है, he has money, और उसके पास पैसा था, he had money। हो गया गाइस, प्रेजेंट और पास्ट बेस दोनों क्लियर हो गए सब तरह के सेंटेंसेस में। देखो, he is rich, he was rich, he has money, he had money। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और अब इसके नेगेटिव में क्या लिखेंगे आप, he doesn't have money, have लगाना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव में does he have money, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में doesn't he have money, क्या उसके पास पैसा नहीं है। अब इतना तो आप पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्या सीखते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन प्रेजेंट बेस, क्या लिखा हमने, एक्सप्रेशन विद प्रेजेंट बेस। और इधर भी एक्सप्रेशन। काफ़ी सारा कुछ लिखना पड़ता है गाइस, क्योंकि क्या होता है, एक ही फ्रेम में चीज़ों को सीखना है तो लिखना तो ज़्यादा पड़ेगा। अब अगर मैं इतना लिख रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं आपको सब चीज़ एक ही फ्रेम में देना चाहता हूँ। तो प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है, आपस में क्या इनमें डिफरेंस है ये भी क्लियर होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब तक हम इतना नहीं लिखते हैं तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, वही वाली बात हो जाएगी, आगे दौड़ पीछे छोड़, और वो हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो ठीक है गाइस, हमने एक और फ्रेम बनाया, इसको हम बोलेंगे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट एजर्टिव, दूसरा पार्ट एक्सप्रेशन। दो ही तरह के पैटर्न होते हैं गाइस सेंटेंसेस में वो। अब एक्सप्रेशन बेस में, प्रेजेंट बेस के अंदर जो पहला पार्ट होगा, पहला सेंटेंस होगा, इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे, वह
अमीर होगा। ध्यान से देखिए, वह अमीर होगा, पहला सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस, वह अमीर होगा से पहले मैं जरूर लगाए तो वह जरूर अमीर होगा। दूसरा आपका सेंटेंस ये बन गया होगा वाले पैटर्न। तीसरा, वह शायद अमीर होगा, आई एम नॉट श्योर। चौथा सेंटेंस, वह अमीर हो सकता है। पांचवा सेंटेंस, उसे अमीर होना चाहिए, उसे गरीब नहीं होना चाहिए। गाइस आपको भी बहुत अमीर होना चाहिए और हमारी दुआएं, हमारा कह सकते हैं आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप इंग्लिश को सीखें और अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करें। उसे अमीर होना चाहिए। नेक्स्ट 6, उसे अमीर होना है। देखिए अब क्या है सेंटेंस, देखिए कैसे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, उसे अमीर होने की ज़रूरत है। अब इन सबको हम एक्सप्रेशन बेस में प्रेजेंट के अंदर काउंट करेंगे। 7 सेंटेंसेस ले लीजिएगा, 7 पैटर्न है। अब आपने अगर यही सीखा है ही इज रिच, तो अब अगर आपको इस तरह से बोलना हो जाए तो क्या करेंगे। अभी भी देखो सेंटेंस में अगर मैं कुछ एक वर्ड हटा दूं, देखो होगा, जरूर होगा, शायद होगा, ये 3 होगा हो गए। तीनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, एक में जरूर आ रहा है, एक में शायद आ रहा है, एक में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखिए, हो सकता है, होना चाहिए, होना है या होने की ज़रूरत है, इन्हें हम बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं गाइस, वर्ब्स। और ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ है, इसे बोलते हैं वर्ब्स। और मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि सिर्फ वर्ब को स्टडी करना है, वर्ब में ही सारी ग्रामर है। अगर मैं इसको हटा दूं, सारे वर्ब्स को मिटा दूं, तो सेंटेंस में क्या रह जाता है, वह अमीर, 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 सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन इन वर्ड से क्या होता है, इनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, इनका टाइम चेंज हो जाता है और इनसे ही पता चलता है ये सिंगुलर है प्लूरल है। इसीलिए वर्ब जो है, वर्ब का मतलब यही होता है। अब आप सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है, यही तो बेसिक रूल है, सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब लिखोगे और फिर अदर लिखोगे। अब सब्जेक्ट तो आपको पता चल गया ही है, लेकिन अब यहाँ वर्ब हर जगह इज नहीं चलेगी। होगा के लिए आपको बोलना होगा क्या, होगा के लिए बोलना होगा विल बी। तो विल बी का मतलब हो गया होगा। मैं अलग मार्कर से लिखता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। होगा, विल बी इट मीन्स होगा, ही विल बी, आगे क्या है, रिच। देखिए गाइस बन गया, वह जरूर अमीर होगा। अब जरूर आ जाए तो विल को काट के आपको मस्ट करना है, बस इतना करना है। तो ही मस्ट बी, अब मस्ट बी का मतलब क्या हो गया, जरूर होगा। कोई बात नहीं गाइस, 10 15 20 मिनट और टाइम लग जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप बस बने रहिए, क्लास को लेते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए। ये मत सोचे वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई, काफ़ी बड़ी हो गई है, क्लास हमारी काफ़ी लंबी चल रही है। क्लास आगे जाके थोड़ी और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि हमें एक ही फ्रेम में सबको एनालाइज करना है। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा चीज़ों को। वह ज़रूर होगा, जैसे ज़रूर होगा हो गया तो ही मस्ट बी रिच, ये होगा। अब अगर वो शायद होगा आ गया तो शायद के लिए आपको माइट लगाना है। इस फ्रेम में शायद होगा के लिए माइट है, वर्ब के फ्रेम में माइट जो है हो सकता है, सकती है के लिए कम संभावना में यूज होता है। ठीक है, इस फ्रेम में मस्ट का मतलब जरूर के लिए, लेकिन टेंस और मॉडल्स के फ्रेम में मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए यूज हो जाता है। तो ये भी आपको आगे आगे डिफरेंस देखना होगा। तो यहाँ पर क्या है, ही माइट बी, क्या लिखना है आपको, ही माइट बी, तो इसका मतलब होता है शायद होगा, और आगे है रिच। सो सिंपल गाइस। अभी आप देखें कि हमने है जब था तो इज लगाया, था जब था तो वॉज लगाया, जैसे ही होगा हो गया तो हमने विल बी लगाया, क्या लगाया, विल बी। और जब उस होगा के साथ जरूर आ गया तो फिर हमने मस्ट भी करा, और जब उस होगा के साथ शायद आ गया तो हमने माइट भी करा। अब ऐसी, अब हो सकता है ये आ जाए सेंटेंस, तो आपको वहां पर कैन लगाना है।
लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, बी सब में आएगा, वर्ब बी ही तो है, ठीक है। यही बी यहाँ इज एम आर हुई थी, अब यहाँ पर ये बी डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होगी, यहाँ इज एम आर नहीं होगा, इज एम आर की जगह ये हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती है। अब जब एक हेल्पिंग वर्ब विल आ रही है तो दोबारा उसके साथ इस थोड़ी ना लिख सकते, दो हेल्पिंग वर्ब्स थोड़ी ना करेंगे, फिर आपको मेन वर्ब लेना होगा। बी इज अ मेन वर्ब एंड विल इज एम आर दे आर लिंकिंग वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब्स भी हम उन्हें बोल सकते हैं। दैट्स अ पॉइंट। ही कैन बी का मतलब हो जाएगा यहां पर हो सकता है, तो ही कैन बी रिच। और फिर जब चाहिए आ जाए और चाहिए में कोई एडवाइस हो, इन दैट केस शुड बी। और अगर होना है आ जाए तो इसके लिए आपको हैज टू या फिर हैव टू में से एक वर्ड बोलना है। अब बताइए ही के साथ क्या यूज करेंगे, हैज टू या हैव टू? कॉमन सी बात है, पीछे भी आपने वहां भी पढ़ा है, हैव वाले पैटर्न में पढ़ा है। हैज कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ। और अभी यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ आप हैव टू कभी यूज ना करना, ही हैज टू बी। और होने की जरूरत है तो आपको यहाँ पर नीड्स या नीड टू लगाना है, नीड्स टू या नीड टू। अब एस का यूज होगा, एस होता है हमेशा सिंगुलर के साथ, वर्ब के साथ एस का यूज करना सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ ईएस और एस का यूज नहीं करते, तो इसीलिए हमें यहाँ पर नीड्स लेना होगा, नीड टू नहीं लेना होगा। तो यहाँ पर दो वर्ड्स आ जाते हैं, हैज टू और हैव टू, नीड्स या फिर नीड टू। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है गाइस। तो अब आपके पास क्या है, शुड भी क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ होना चाहिए। हैज टू भी क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ होना है, ना है, होना है। और नीड्स टू भी क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं होने की जरूरत है। तो ये पूरा वर्ड होने की जरूरत है का मतलब नीड्स टू हो जाएगा, लेकिन नीड्स टू नहीं, उसके साथ साथ बी भी लगाना है गाइस, बी भी लगाना है। जब तक बी नहीं लगाएंगे तब तक होने का सेंस नहीं आएगा, क्योंकि बी का मतलब ही होता है होना। अब होना से ही बना है, होना से ही बना है था, होना से बना है होगा, होना से बना है हो सकता है, होना से बना है होना चाहिए, होना से बना है होना है, और होना से ही बना है होने की जरूरत। देखो होना 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 सब आ रहा है ना, होगा। तो आप क्या लिखेंगे? ही नीड्स टू, और अगर ने बी नहीं लगाया, ये बी नहीं लगाया तो फिर ये होने का सेंस गायब। तो बी इसीलिए लगा रहे हैं ताकि होने का सेंस हमारा क्लियर हो। अब क्या लिखना है? वही कॉमन वर्ड, रिच रिच रिच, सब जगह वही। तो इस तरह से आपने अलग फ्रेम में एक्सप्रेशन बेस के सेंटेंसेस को बनाना है। बहुत सिंपल है गाइस। एक बार आप इसको समझ लेते हैं ना, कैन का मतलब सकता है, चाहिए का मतलब शुड, ना है नहीं है नहीं है, इसका मतलब हैज टू हैव टू, या जरूरत है में नीड आएगा, तो आपको आगे भी ये हेल्प करेंगे। आगे यानी मॉडल्स का जब चैप्टर आएगा हमारा, टेंस के बाद जब वो चैप्टर आएगा मॉडल्स वर्ब्स जो होंगी, उसमें भी ये आपको हेल्प करेंगे। आपको फिर ज़्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मेहनत आपकी वहाँ भी काम आएगी। तो गाइज आपको अब इज, एम आर, वॉज, वर के अलावा इनसे भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये है वो बी का मेन फॉर्मेट। अब यही बी यहाँ पर हैव कैसे हो जाता है, ध्यान से देखिए। इधर ये सेंटेंस लिखता हूँ मैं, आप देखिए कौन से सेंटेंस है। यहाँ लिखा वह अमीर होगा, तो यहाँ पर अमीर, वह अमीर है से वह अमीर होगा आ गया। उसके पास पैसा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसके पास पैसा होगा, बन गया ना। फिर दूसरा, वह जरूर अमीर होगा, तो यहां पर क्या होगा? उसके पास जरूर पैसा होगा। तीसरा, वह शायद अमीर होगा, तो तीसरा यहां पर क्या होगा? उसके पास शायद पैसा होगा। एक फ्रेम भी समझ लिया तो उससे आप दूसरा फ्रेम समझ लेंगे। चौथा सेंटेंस है, वह अमीर हो सकता है, तो उसके पास पैसा हो सकता है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है गाइस? फिर
उसे अमीर होना चाहिए। पांचवा यहाँ क्या होगा, उसके पास पैसा होना चाहिए, और आपके पास भी बहुत सारा पैसा होना चाहिए गाइस। मनी मेक्स मेयर गो, मनी बिगेट्स मनी, ये हम बोलते हैं। उसके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा गलत तरीके से नहीं कमाना है, ईमानदारी से मेहनत करके, पढ़ के, चीज़ों को समझ के, कंपटीशन को पास करके तब कमाना है। उसे अमीर होना है, उसके पास पैसा होना है। मैं सारे सेंटेंस लिख रहा हूं पहले। नेक्स्ट सेवंथ क्या है, उसे अमीर होने की जरूरत है, उसके पास पैसा होने की जरूरत है। आपने भी लिख लिया होंगे सब सेंटेंसेस, बना सकते हैं किसी भी सेंटेंसेस को। अब ये एडजेक्टिव के फ्रेम में भी ऐसे बन सकते हैं और नाउन के फ्रेम में भी ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है गाइस, जहां जहां बी लगाया है वहां वहां हैव करना है बस, बाकी सब सेम होगा। देखिए कैसे, ही विल बी रिच वहां लिखा है क्योंकि वो एडजेक्टिव का फ्रेम है, और नाउन के फ्रेम में यानी पैसा नाउन है तो नाउन के फ्रेम में हम हैव यूज करते हैं। तो कैसे होगा, ही विल बी नहीं लगाना अब, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पैसा लिखा है, वहां पे क्या है, अमीर, अमीर एडजेक्टिव होता है, तो अमीर एडजेक्टिव है इसलिए वहां बी लगाया था। यहाँ पैसा नाउन है इसीलिए हमें क्या लगाना है, नाउन के लिए हैव। तो क्या बोलेंगे, ही विल हैव मनी, बन गया। अब इधर क्या लिखेंगे हम, बताइए, अपने आप से बताइए। जरूर होगा के लिए, जरूर के लिए क्या लिखा है, मस्ट बी, तो यहाँ क्या कर देंगे, ही मस्ट हैव। जहां जहां बी है वहां वहां हैव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही माइट हैव। यहां क्या हो जाएगा, ही कैन हैव। देखिए वहां कैन के बाद बी लगाया था हमने, यहाँ कैन के बाद आपको हैव लगाना। उसके पास पैसा होना चाहिए, वहां क्या लिखा है, ही शुड बी, और यहाँ पर ही शुड है। अब ये वो आंसर है जो मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं क्वेश्चन, सर कब शुड बी, कब शुड हैव, ये उसका आंसर है। कब बी, कब हैव, इस सिचुएशन में हैव, इस सिचुएशन में बी, ये उसका आंसर है। और गाइस इस आंसर को देने के लिए मुझे ऐसे पढ़ाना ही था। अगर मैं इस तरह से नहीं पढ़ाता तो ये आंसर क्लियर तो होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट लेकर आता। मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा आपके साथ, और अगर फिर भी है तो डोंट वरी, आई विल बी ऑलवेज विद यू, आई विल बी ऑलवेज, आई विल ऑलवेज बी विद यू, और आई विल बी ऑलवेज, डोंट वरी। उसके पास पैसा होना है, ही हैज टू, वहां पे क्या लिखा है, हैज टू, क्या लिखा है, बी, तो यहां क्या करना है। बड़ा ऑड लग रहा है सर, ये तो बहुत ऑड लग रहा है सर बोलना, बड़ा अजीब सा लग रहा है सर। ही हैज टू हैव, क्या है ये, ही हैज टू हैव, ऐसे भी कोई सेंटेंस होता है सर? अगर आपको हिंदी में सही लग रहा है बोलना, हिंदी के सेंटेंस में सही लग रहा है बोलना, उसके पास पैसा होना है, कहाँ बोल सकते हो इस तरह से, तो फिर वो इंग्लिश में भी बोला जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है हिंदी में भी ये सेंटेंस जो है, आपको क्या लगता है, उसके पास पैसा होना है, चल रहा है, ये सही चल रहा है, लग रहा है ऐसे बोलते हैं हम, लग रहा है ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। उसके पास पैसा होने की ज़रूरत है, तो वहाँ क्या लिखा है, ही नीड्स, देख रहे हैं आप, टू लिखा है, फिर उसके बाद बी लिखा हुआ है, आपको यहाँ बी की जगह क्या करना है, हैव, दैट्स अ पॉइंट। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बी को हैव कर दिया है, दैट्स ऑल। और बाद में क्या है, वो मनी तो चलता ही रहेगा, मनी चलता रहेगा, मनी चलता रहना चाहिए इस तरह से। नाउन तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि नाउन का फ्रेम ले लिया आपने, हैव। सो गाइज, ये था एक्सप्रेशन बेस का प्रेजेंट, एक्सप्रेशन साइड का प्रेजेंट बेस, ओके। आई होप कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे नाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, उनके सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनमें क्या कहाँ ध्यान में रखना है मेन चीज़ों को। अब आप कह रहे हैं सर अभी भी एक साइड इनकम्प्लीट है, वो कौन सी है, पास्ट बेस, एक्सप्रेशन बेस का। तो अगर आप ये नोट डाउन कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे, तो मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और इसके लिए मैं ये वाली साइड अब रब करूँगा। आप प्लीज़ इसको कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप लिखते हैं, लिखने से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। लिखने से आपको एक्सपीरियंस होता है, आपके दिमाग में मैसेज जाता है, बी लिखना है,
हैव लिखना है। तो लिखने में कोई कंजूसी मत करना और इसका एक बहुत फेयर, बहुत ही अच्छा रजिस्टर बनाना अपने पास। शुरू से जितनी मेरी क्लासेस गई हैं उसका बहुत ही सुंदर खूबसूरत रजिस्टर बनाना। अलग अलग मार्कर्स जैसे मैं यूज़ करता हूँ ना, ऐसे आप भी अलग अलग पेन्स यूज़ करके उसको बहुत ब्यूटीफाई करके ना एक रजिस्टर बनाना, उसे अच्छी तरह से कवर करना, उसके ऊपर अपना नाम लिखना, आप कहाँ से हैं प्लेस लिखना, आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना और उस रजिस्टर को पूरा कवर करके उसके एक एक लेसन को आपको शुरू से जो आप तक लिए हैं उसको आपको लिखने हैं। प्लस आप अपनी एक्सरसाइज भी उसमें लिख सकते हैं, जो आपने प्रैक्टिस करी है उसको भी, आप जो डन हो चुकी हैं उनको भी आप कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, हम रिस्पेक्ट करते हैं किसी लैंग्वेज की, आप रिस्पेक्ट करेंगे। किसी भी कोर्स की रिस्पेक्ट करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए टीचर्स हमेशा आपसे एक फेयर रजिस्टर जो बनवाते हैं, जब आप उसमें इतने प्यार से, इतने ध्यान से, कहते हैं जैसे आपने एक घर बनाया, घर बहुत खूबसूरत बनाया, आपने उसमें अपना टाइम लगाया, अपना पैसा लगाया, अपना पूरा दिमाग लगाया और उसको बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश करी, फिर आप उसमें ज़िंदगी भर रहते हैं, फिर वो घर आप अपना है ये कह सकते हैं। वो घर भी आपको पूरा सहारा देता है, वो घर भी आपको पूरा कह सकते हैं सुरक्षा देता है आपको, जब आप उसमें अपना इतना टाइम देते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं आपको भी इंग्लिश सहारा तभी देगी जब आप उसमें इतना टाइम देंगे। तो ये टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है और ये आने वाले टाइम में भी हो सकता है। हम वो रजिस्टर आप हमें देंगे और हम आपको वो रजिस्टर देने के बाद हम उस रजिस्टर को देखेंगे और हम देखेंगे कि आपने इतनी मेहनत सही में की है। फिर हम आपको सर्टिफाइड करेंगे, हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, हमारे यहाँ से आपने कोर्स किया है और आपने बहुत अच्छी तरह से कोर्स को कंप्लीट किया है। ओके गाइस, तो ये चीज़ें आपने प्लीज़ नोट डाउन करनी है। और ऐसे नहीं जैसे मैंने लाल पेन यूज़ किया तो आप रेड पेन सिर्फ हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनसाइड रजिस्टर आप रेड पेन यूज़ मत करिएगा, आप ब्लैक, ब्लू और ग्रीन ये 3 कलर्स के पेन ले सकते हैं, क्योंकि रेड पेन हमेशा टीचर यूज़ करते हैं। तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रेड पेन को यूज़ करके अपने रजिस्टर को मेनटेन करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर स्टूडेंट चकमा खा जाते हैं, यहाँ पर हमेशा गड़बड़ होती है और वो जो बी का बीन होगा ना वो भी यही होगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए इस पैटर्न में। तो पहले मैं वो सेंटेंसेस लिखता हूँ जो पास्ट का मतलब तो समझ ही होंगे, वो सेंटेंसेस जो पुराने हैं, पुराने यानी बीते हुए टाइम के लिए। तो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस वह अमीर, ये तो था, ये देखो था, पास्ट में क्या, वह अमीर था। तो आप क्या कहते हैं? वह अमीर। क्या फर्क हो गया? देखो, एक सेंटेंस है वह अमीर था, अब एक है वह अमीर हुआ करता था। दोनों में क्या फ़र्क है? ये किसी की पास्ट हैबिट बता रहे हैं, ये सेंटेंस हम ये बता रहे हैं कि वो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वॉज नहीं लगाना। ऐसी सिचुएशन में हुआ करता था, ये पूरा वर्ड का मीनिंग होता है यूज्ड टू बी। मैं अलग अलग लिख दूंगा, आप फिर उसके बाद इससे सेंटेंस बना पाएंगे। हुआ करता था और ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। तो अब आप वर्ब वॉज नहीं लगाएंगे, अब वो वर्ब जो है वो यूज्ड टू बी लगाएंगे। अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? वह अमीर तो कॉमन ही है ना, ही था। अब स्टूडेंट क्या करते हैं? था के लिए वॉज लगा देते हैं। माय डियर, सिर्फ था होता तब वॉज लगता। अभी क्या है? हुआ करता था, ये है। तो हुआ करता था के लिए आपको यूज्ड टू बी लगाना है। He used to be rich, ऐसे करना है आपको। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। अब हम यहां आ जाते हैं। वह अमीर हो सका या वह अमीर हो पाया, ये एक सेंटेंस है। ध्यान से देखिए, वह अमीर हो पाया। थैंक गॉड मैं उसकी मदद कर पाया, ऐसे नहीं बोलते। थैंक गॉड मैं वहाँ पर समय पर पहुँच पाया सका। थैंक गॉड मैं ईमानदार हो पाया या मैं मेहनती हो पाया या मैं इंग्लिश के लिए और जागरूक हो पाया। इस तरह के सेंटेंसेस पाया सका पे जो ख़त्म होते हैं उस वर्ड को हम बोलते हैं कुड बी।
और कुड बी बेसिकली पास्ट है। पास्ट किसका है? हो सकता है, यानी प्रेजेंट का पास्ट, और प्रेजेंट में कैन लगा रहे थे, यहाँ हो सकता है के लिए कैन भी लगा रहे थे, तो पास्ट में ये कुड भी होगा। अब आप जब रजिस्टर में इन चीज़ों को मेंटेन कर रहे होंगे गाइस, तो इनके सेंटेंसेस के साथ इन्हें भी साथ में लिखना है, ठीक है। अब मुझे तो बोर्ड चाहिए, मैं आपके लिए बोर्ड पूरा विजिबल हो, आप एक एक वर्ड को पढ़ पाए, इसीलिए मुझे मिटोना पड़ गया। अगर मैं वो सेंटेंसेस यहाँ पर जो ये जो सेंटेंसेस हैं, इनके जो ट्रांसलेशन है अगर मैं लिखे रखता यहाँ पर, तो आपको पता चलता है यहाँ पर सकता है के लिए कैन यूज़ किया हमने, और वही कैन कुड में चेंज हो गया। तो अभी आपने नोट पैड में अपने देखिए, यहाँ पर क्या लिखा था हमने? कैन, इसके लिए क्या लिखा था? कैन बी, और यही कैन बी कुड भी हो गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, इसी का एक और पैटर्न है। यहाँ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वह अमीर हो सकता था, ये आ गया एक सेंटेंस और। अब कुड बेसिकली एक तो होता है सका या पाया पे रुक जाना सेंटेंस, जब सका या पाया पे रुक जाए तो वो कुड है, सिर्फ कुड है। और अगर उसमें सकता था हो जाए, जैसे सकता है पूरा सकता था हो जाए, अभी सकता है सका हो गया, अभी सकता है सकता था हो गया, तो ये चेंजेस जो हैं आपको ध्यान में रखने होते हैं। हो सकता है के लिए आपको कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे सर वर्ब कहाँ से आ गई? ये तो एडजेक्टिव का पैटर्न है, एडजेक्टिव में वर्ब कहाँ से आ गई? माय डियर ये वर्ब ही तो है, मैंने बताया ना, बी वर्ब होना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर्ब, और थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। तो बी फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। बी भी एक वर्ब है, उसी बी से इज़ेमार निकला है, उसी बी से वॉज वर्ब निकला है, उसी बी से अब बीन निकला है, और यही बीन जो है थर्ड फॉर्म है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? कुड हैव बीन। अब बी की जगह करना होगा बीन, ये लॉजिक है। नेक्स्ट, इसका पास देखो, उसे अमीर होना चाहिए, उसे अमीर होना चाहिए था लगा दिया, अभी था नहीं था ना इससे पहले, अब था लगाने का मतलब पास्ट हो गया। अब इसके हिसाब से अगर हम इसे देखें तो यहां हो जाएगा शुड, और अगर मैं हैव लगा दूं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ना क्या करना है हमें? थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और इधर भी बी की जगह बीन, यहाँ शुड भी था, यहाँ शुड हैव बीन हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी का पास देखो, उसे अमीर होना है, यहाँ क्या हो जाएगा? उसे अमीर होना था या उसे अमीर होना पड़ा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस। दोनों तरह के सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं तो होना था या होना पड़ा, इन दोनों के लिए आपको बोलना पड़ेगा had to be, क्योंकि यहाँ हम has to have to बोल रहे थे। has to have to का पास्ट क्या होता है? had। तो वही चीज जो आपने शुरू में पढ़ लिया, is am are was were हो जाते हैं, has have had हो जाते हैं, वही फिर इसमें भी होता है। अब आपको फिर से be लगाना होगा। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो पास्ट बेस एक्सप्रेशन में आते हैं, 1 2 3 4 5। आपको 5 जगह थोड़ा और ध्यान देना होगा कि इन सेंटेंसेस को ऐसे बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आप देखो इनको ट्रांसलेट करके। वह अमीर हुआ करता था, अब आप लिखते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिखते रहिए। वह अमीर हुआ करता था तो क्या हुआ? ही यूज्ड टू बी रिच। अब वह अमीर हो सका, हो पाया, तो क्या फर्क आया? एक वर्ब चेंज हो गई, तो क्या बोलोगे? ही कुड बी रिच। ये वर्ब है ना, देखो यूज्ड टू बी आया यहाँ पर, यूज्ड टू बी, तो ऐसी पाया के लिए कुड बी। वह अमीर हो पाया, ही कुड बी रिच। वह अमीर हो सकता था, ही कुड हैव बीन रिच। सब्जेक्ट और रिच तो वही है, ही और रिच तो वही रहेंगे, बीच वाली वर्ब चेंज होती रहेगी, ठीक है। फिर वह अमीर, आई एम सॉरी, उसे अमीर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन रिच। उसे अमीर होना पड़ा, ही हैड टू बी रिच। ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखिए। वह अमीर है, ही इज रिच। वह अमीर था, ही वॉज रिच।
वह अमीर होगा, ही विल बी रिच। वह जरूर अमीर होगा, ही मस्ट बी रिच। वह शायद अमीर होगा, ही माइट बी रिच। वह अमीर हो सकता है, ही कैन बी रिच। उसे अमीर होना चाहिए, ही शुड बी रिच। उसे अमीर होना है, ही हैज टू बी रिच। उसे अमीर होने की जरूरत है, ही नीड्स टू बी रिच। उससे वह अमीर हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी रिच। वह अमीर हो सका, हो पाया, ही कुड बी रिच। वह अमीर हो सकता था, ही कुड हैव बीन रिच। उसे अमीर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन रिच। उसे अमीर होना पड़ा, ही हैड टू बी रिच। और आपको भी अमीर होना है, यू ऑल्सो हैव टू बी रिच गाइस। आपको भी अमीर होना है, ओके और होंगे आप, आई एम श्योर। अब जब आप ये समझ गए हैं तो फिर इधर भी आपको वही चीज करनी है। वो चीज क्या होगी देखें। अब मैं ये सेंटेंसेस मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ गाइस। आई होप यू हैव, मिटा दिया मैंने सब कुछ। और अब आपको एक और फ्रेम देखना है एक्सप्रेशन बेस्ड पास्ट बेस पे, एक्सप्रेशन पास्ट बेस पे। इसी तरह से देख लें यहां पर भी। वह अमीर हुआ करता था तो हम क्या बोलेंगे, उसके पास ढेर सारा पैसा हुआ करता था। अब तो वो कंगाल हो गया। उसके पास बहुत सारी दुकानें हुआ करती है, बहुत सारी, मतलब इस मार्केट में उसके पास 4 दुकानें हुआ करती थी। ऐसे बोलते नहीं है? हाँ, मेरे दादाजी के पास पहले कई खेत हुआ करते थे, उनके कई खेत हुआ करते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, उसके पास पैसा हुआ करता था। बन गया गाइस। दूसरा उसी तरह से हो, वह अमीर हो पाया, उसके पास पैसा हो पाया। अगर आपको और लग रहा है तो फिर वो हिंदी में भी होगा तो इंग्लिश में भी होगा, डेफिनेटली। इंग्लिश में और लगेगा तो हिंदी में भी अपने आप और लगेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, वह अमीर हो सकता था, तो क्या लिखेंगे, उसके पास पैसा हो सकता था। फिर उसके बाद उसे अमीर होना चाहिए था, तो यहां पर क्या होगा, उसके पास पैसा होना चाहिए था। फिर उसके बाद उसे अमीर होना पड़ा, या उसके पास, उसे अमीर होना था, उसके पास पैसा होना था। और लग रहा है गाइस, तो देखना ट्रांसलेशन हिंदी में जैसा लगेगा वैसे इंग्लिश में भी होगा। उसके पास पैसा होना था। मैं लिख देता हूं, आपको जो फ्रेम लगे ऑड है तो उसको आप हटा भी सकते हैं, नो इश्यू। अब वहां पर हुआ करता था का मतलब यूज्ड टू बी। अब यहां पर पास हुआ करता था, देखिए इस पास को मत छोड़ देना, पास हुआ करता था। पास है का मतलब, पास है मतलब, पास मतलब हैव, पास हुआ करता। तो अब यहां पर आपको यूज्ड टू तो लिखना है, लेकिन वहां बी की जगह ये जो बी लिखा है यहां पर आपको हैव करना है। ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। यहां पर कुड तो लिखना है, हो पाया, लेकिन पास के लिए कुड हैव करना है। दैट्स द पॉइंट। यहां पर हो सकता है के लिए कुड हैव तो करना है, कुड हैव, लेकिन वहां पे जो आपने बीन किया है ना, यहां पर बीन क्यों किया था हमने, बीन था बी की थर्ड फॉर्म, ऐसी हैव की थर्ड फॉर्म आपको करनी है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हैव की, हैव फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, सेकंड फॉर्म हैड होता है, और थर्ड फॉर्म भी मैं आपको बताऊं हैड ही होता है। इस वजह से यहां पर कुड हैव हैड आएगा। बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक सेंटेंस बनाना जहां पर हैव हैड एक साथ आए। ये है वो सेंटेंस जहां हैव और हैड एक साथ आ सकता है। वाई? क्योंकि इंग्लिश का कोई रूल चेंज नहीं होता है, कोई डिसिप्लिन चेंज नहीं होता है। अगर इस तरह से पढ़ा जाए तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, कभी भी गलती नहीं करेंगे। कब हैव हैड होगा, कब बीन होगा, सब पता चलेगा आपको। अब फिर वही पास होना चाहिए था, अब चाहिए था के लिए हमने शुड हैव बीन लिखा है। यहां क्या होगा गाइस, बोलने की जरूरत तो नहीं है मुझे, समझ गए, मेरे पीछे बोल सकते हैं। आप वहां बैठे बैठे क्लास ले रहे, वहां पर भी बोल सकते हैं। बोलिए, बोलोगे तभी तो बोलना आएगा। बोलिए क्या होगा, शुड हैव हैड। यहां पर भी हैड ही लिखना होगा। होना था, वहां क्या लिखा है, हैड टू बी, तो यहां लिखना होगा
had to have। कितने अजीब अजीब से सेक्शंस हो रहे हैं, कितने अजीब अजीब से। हाँ, कई बार स्टूडेंट कहता है सर ऐसी भी इंग्लिश होती है, बिल्कुल होती है। ट्रांसलेट करके देखें एक बारी, उधर तो मैंने ट्रांसलेशन नहीं किया, इधर करके देख लेते हैं एक बारी कैसे होता है। उसके पास पैसा हुआ करता था, उसके का मतलब लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अब वर्ब लिखनी है, आपको पता ना ट्रांसलेट किस तरह से करते हैं। ट्रांसलेशन का रूल क्या होता है गाइस? ट्रांसलेशन करने का रूल होता है पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो वर्ब, फिर लिखो अदर। अभी तो अदर वाले पैटर्न में है, इसके बाद जो क्लास होगी उसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाएंगे, देखना क्या होगा। सब्जेक्ट लिख लिया मैंने ही, अब वर्ब ये होती है लास्ट का हिस्सा। और हुआ करता था का मतलब, हुआ करता था का मतलब यूज्ड टू होता है। अब हुआ करता था का सर यूज्ड टू होता है, यहां पर भी हुआ करता था, वहां पर भी हुआ करता था। कंफ्यूज स्टूडेंट, कंफ्यूज। अब बी लगाऊं हैव लगाऊं? माय डियर, अगर वो हुआ करता था नाउन के साथ है तो हैव लगाओगे, अगर वो हुआ करता था एडजेक्टिव के साथ है तो बी लगाओगे। सिंपल सा लॉजिक। जरूरी नहीं है पास आए तभी हैव लगाओगे, कई बार पास नहीं आता। जैसे अब मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, मुझे बुखार हुआ करता था। बचपन में ना मुझे बहुत बुखार हुआ करता था, अब पास तो आया नहीं, लेकिन बुखार वर्ड नाउन होता है ये तो पता है ना, तो अब यहाँ हैव लगाएंगे। अब मैं बोलूँ बचपन में मैं बहुत बीमार हुआ करता था, बीमार एडजेक्टिव होता है तो यहाँ बी लगाएंगे। एडजेक्टिव के फ्रेम में बी, नाउन के फ्रेम में हैव। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आया होगा। He used to have money। अब आपने मनी लिखा ना, तो मैं चाहता हूं मनी से पहले कोई एक ऐसा एडजेक्टिव डालिए, एक डिटरमिनर्स डालिए। मैंने कहा ना शुरू में बोला है, he used to have lot of money, a lot of डालिए, much money, much डालिए। कुछ डालने से ना सुंदर लगता है सेंटेंस, ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूं उसके पास ढेर सारा पैसा हुआ करता था, अब अच्छा लग रहा है ना? अब मैं बोलूं उसके पास पैसा हुआ करता था, भाई पैसा तो सबके पास हुआ करता था। क्वांटिटी बताइए कितना हुआ करता था? ढेर सारा। तब सेंटेंस एक्चुअल मीनिंग में आता है। आपको याद होगा मैंने इस पीछे अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था आपको, किसके पास क्या और कितना हुआ करता था। डू यू रिमेंबर? तो यहां पर हमें हिंदी को भी थोड़ा ठीक करना है। यहां मैं लिख दूं ढेर सारा, बहुत सारा, और बहुत सारे को मैंने डिटरमिनर्स में आपको सिखाया है, अ लॉट ऑफ बोलते हैं, लॉट्स ऑफ भी बोलते हैं। तो चॉइस इज योर्स। आप यहां पर लिख सकते हैं ही यूज्ड टू हैव a lot of money। ऐसे बोलिए, सिंपल है। इधर क्या बोलेंगे? he could have money, he could have lot of money। इधर क्या बोलेंगे? he could have had lot of money। इसको लिख देता हूं स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे सेंटेंस, सर एक बार इसका एग्जांपल लिख ही दो अच्छी तरीके से, मैं लिख देता हूं। सब्जेक्ट लिख दिया ही, वर्ब क्या है? could have had। अब could have had क्यों हुआ? पता चल गया ना आपको? had क्यों हुआ? could have had क्यों हुआ? क्योंकि have की थर्ड फॉर्म had लिखनी है, वहां be की थर्ड फॉर्म been लिखी थी, ये have का पैटर्न है तो have की थर्ड फॉर्म had लिखनी है। तो he could have had lot of money। उसके बाद he should have had, he should have had lot of money। उसके पास ढेर सारा पैसा, बहुत सारा पैसा होना चाहिए था। सिंपल है, उसके पास पैसा होना था। he had to have a lot of money। सर ये सेंटेंस जो है ना, ये थोड़ा सा ना अच्छा सा नहीं लग रहा, पढ़ने में भी नहीं अच्छा लग रहा सर। कई स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा क्या? सिर्फ आपको इंग्लिश में ही नहीं पढ़ने में अच्छा लग रहा? हिंदी में पढ़ना जरा। उसके पास पैसा होना था, हिंदी में भी नहीं अच्छा लग रहा। जो सेंटेंस हिंदी में ऑड होगा वो इंग्लिश में भी ऑड होगा, बट इट डजंट मीन कि अगर आप हिंदी में बना रहे हैं तो इंग्लिश में नहीं बनेगा, इंग्लिश में भी बनेगा। फॉर्मेट वही होगा, पैटर्न वही होगा, तरीका वही होगा। सो गाइस, आज की इस क्लास में आपने एडजेक्टिव नाउन के सारे फ्रेम समझे। एजर्टिव, प्रेजेंट बेस, पास्ट बेस, एक्सप्रेशन, प्रेजेंट बेस, पास्ट बेस। डन।
ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पर आपको बीन भी क्लियर हुआ, बी भी क्लियर हुआ, हेड भी क्लियर हुआ, हैव भी क्लियर हुआ, डजंट भी, डोंट भी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेक्शन में कब हैज़ और नो लगाना है, कब डजंट या डोंट हैव लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। मोरोवर आपको ये पता चल गया कि नाउन और एडजेक्टिव्स एक्चुअल में होते क्या हैं, इनके सेंटेंसेस कैसे होते हैं। और अभी तक जितनी भी क्लासेस गई हैं, जितनी भी आपने क्लासेस पीछे ली हैं, हो सकता है आपने सोचा हो कि सर हमने इतने दिन पढ़ रहे हैं, अभी तक हम टेंस में नहीं आए। लेकिन अब आप जब टेंस के चैप्टर को सीखेंगे, और टेंस का चैप्टर मैं टेंस नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, मैं अभी भी यही फ्रेम रखूंगा। और वो टेंस का और मॉडल्स का जो 2 चैप्टर रह गए वो वर्ब के फ्रेम में आते हैं। ये एडजेक्टिव का फ्रेम, ये नाउन का फ्रेम। अब एक फ्रेम और बनेगा, उसे हम कहेंगे वर्ब। वर्ब के फ्रेम में एजर्टिव, एजर्टिव प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, एजर्टिव पास्ट, पास्ट टेंस। फिर उसके बाद यहाँ फ्यूचर भी आएगा, फ्यूचर और एक्सप्रेशन। और ये वाला चैप्टर होगा मॉडल्स का, ऊपर वाला चैप्टर होगा टेंस का। यही फ्रेम होगा, ये होंगे टेंस, ये होंगे मॉडल्स वर्ब के फ्रेम में। अभी भी आपने एक तरह से 2 फ्रेम सीखे हैं, टेंस और मॉडल के। लेकिन ये जो टेंस और मॉडल है ये सिर्फ बी और हैव के सेक्शन में है। अब आप बाकी जितनी वर्ब बची, जाना, आना, खाना, खाना, खेलना, पढ़ना, पूछना, हंसना, बैठना, जितनी वर्ब्स बची हैं, उन वर्ब्स के अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो वर्ब के फ्रेम में आ जाएंगे, और उसको भी हम अलग से सीखेंगे। और जब हम उनको सीखेंगे तो तीनों फ्रेम को एक साथ बोर्ड में रखेंगे, फिर देखेंगे कहाँ बीन आता है, कहाँ बी आता है, कहाँ बीइंग आता है, कैसे इन चीज़ों को हम अलग अलग देख सकते हैं। गाइज ये करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए। और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं, और जहाँ आप परेशान होंगे मैं वहाँ आपकी मदद करूँगा। आई थिंक आपने इस वीडियो में, इस क्लास में, इस लेक्चर में बहुत सारी बातें सुन ली, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया अपना। नो, इट वॉज सच अ लॉन्ग क्लास फॉर यू, बट ये क्लास आप खुद समझ रहे होंगे इतनी लंबी क्यों होनी है, ये क्यों हो गई। क्योंकि अगर मैं इसमें से कुछ भी छोड़ दूंगा, एक फ्रेम देता, ये पढ़ाता और ये छोड़ देता, या अलग अलग टुकड़ों में इन्हें पढ़ाता, तो आपको और कंफ्यूजन होती, आप परेशान होते। हमारे दिमाग को एक ही फ्रेम में चीज़ों को देखने की आदत है, मैं शुरू से बोलता आ रहा। और अब आप क्या करेंगे, अब आप एक सेंटेंस ले लो और उस सेंटेंस को यहाँ रखो, यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आओ, और उसको हिंदी में भी रखो, इंग्लिश में भी रखो। ऐसे करके आप 2-3 सेंटेंसेस को शुरू से लेके लास्ट तक लेके चलोगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुड हैव हैड कब बोलना है, शुड हैव बीन कब बोलना है, कुड हैव हैड कब बोलना है, हैड टू कब बोलना है, हैज़ टू हैव टू कब बोलना है, डोंट डजंट डिडंट कब बोलना है। ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मोरोवर हम आपको बहुत सारे सेंटेंसेस भी दे देंगे जिससे कि आप उनकी प्रैक्टिस और कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस करके आप हमें सेंड भी कर सकते हैं, सर हमने ये करा है। और अगर किसी को कोई डाउट है, अभी भी कोई सेंटेंस मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और उसमें आप मुझे भेज सकते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। और हम लोग रैंडमली चीज़ों को, हम लोग जितने भी हमारे पास व्हाट्सएप में जो कमेंट्स आते हैं, हम उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाते हैं, स्पेशल वीडियो बनाते हैं, हम स्पेशल लेक्चर उसमें रखते हैं। बाकी लाइव क्लासेस में भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। लाइव क्लासेस में आप मुझसे कनेक्ट होकर अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं। आई एम श्योर इस क्लास से आपको सब चीज़ क्लियर होगी। और आप तक शुरू से मेरी क्लास लेते आ रहे होंगे ना, तो ये क्लास तो सबसे ईजी क्लास है आपके लिए। और जो यहीं से शुरू कर रहा है, आज से इसी लेक्चर से शुरू कर रहा है, आई थिंक उसको भी समझ में आया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर एक क्लास, अगर आप मेरी आने वाले 20 दिन और आगे मेरी क्लास चली जाएंगे, वो भी क्लास अगर आप लेंगे, पहली बार में उसको भी अटेंड करेंगे, तो आपको समझ में आएगी वो भी क्लास। क्योंकि हमारा जो क्लासेस होती है वो एक ही फ्रेम में चल रही होती है। और अगर आप पुरानी से पुरानी क्लास भी ले, या नई से नई क्लास भी ले, या आप 1-2 महीने के बाद भी हमारी क्लास लेने आएंगे, तो पहले दिन में ही, पहली बारी में वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हम हर क्लास को शुरू करते वक्त पिछला रिवीजन लेते हैं, पिछला फ्रेम भी दोहराते हैं, शुरुआत से सब चीज़ों को पढ़ाते हैं, ताकि चीज़ें किसी के लिए भी सीखना नामुमकिन ना हो, मुश्किल ना हो। मुझे पता आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, मुझे पता आप एक बार ही एक क्लास लेते हैं, एक बार ही वीडियो को देख पाते हैं, एक बार ही क्लास को अटेंड करते हैं। इसीलिए मैं आपकी प्रैक्टिस होती रहे, इसीलिए मैं हर लेक्चर में अपना पुराना कुछ जरूर लेता हूँ। इसीलिए मैं नए नए मेथड से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि अगर शायद किसी स्टूडेंट का कुछ रह जाए तो वो क्लियर हो जाए।
बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बाहर आए, इन सब परेशानियों से बाहर आए, और आप जो भी पढ़ें वो आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइस, आपने अपना इतना समय मुझे दिया इस क्लास को लेने में, और अपने आप को अब तक तैयार रखा है और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना हम लोगों को प्यार दिया है, सराहा है, हमें इतना आप पसंद करते हैं, हमें बहुत खुशी है आपके साथ जुड़कर, शायद आपको भी होगी। आने वाली क्लासेस में थोड़ा लेवल और बढ़ेगा, उम्मीद करता हूँ आप पिछले क्लासेस से अपने आप को तैयार रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।